हेलो दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम सिंह यूराइज ऐप के माध्यम से आपको आज आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करूंगा। यानी आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक इतिहास। इसके अंतर्गत हम लोग 1707 से लेकर के 1964 तक के बीच के इतिहास का अध्ययन करेंगे। आधुनिक भारत के अंतर्गत या आधुनिक भारत को समझने के लिए इसके आधार के रूप में सबसे महत्वपूर्ण 18वीं शताब्दी का भारत है, क्योंकि 18वीं शताब्दी के भारत ने जो आधार निर्मित किया उसी पर चल करके आगे का आधुनिक भारत तैयार हुआ। इसलिए हम लोग 18वीं शताब्दी के भारत के अंतर्गत जिन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, पहले हम उन चीज़ों को देखते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतर्गत सबसे पहली चीज़ जो लोग हम पढ़ेंगे वो है उत्तर मुगल। लेटर मुगल्स या उत्तर मुगल। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो है क्षेत्रीय राज्य, यानी कि रीजनल स्टेट। क्षेत्रीय राज्य। तीसरे नंबर पर यूरोपीय कंपनियों का राजनीतिक विस्तार, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ या पॉलिटिकल एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन कंपनीज। इसके बाद आर्थिक स्थिति। अठारहवीं शताब्दी में भारत की आर्थिक स्थिति या इकोनॉमिक कंडीशन, इतनी चीज़ों का अध्ययन हम लोग 18वीं शताब्दी के भारत के रूप में करेंगे। 18वीं शताब्दी के को समझने के लिए थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो जिस समय ये 18वीं शताब्दी का भारत शुरू हो रहा था, उस समय हमारे भारत की पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, इसे हम मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जिस समय हमारे यहाँ पे 18वीं शताब्दी का भारत चल रहा था, उस समय जो राज्य हमारे यहाँ थे, हम उनके बारे में मैप के माध्यम से थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनको लेकर के हम चलेंगे। 1707 तक ग्रेट मुगल्स का भारत में प्रत्यक्ष प्रभाव था और मुगलों के प्रभाव के अंतर्गत ही हमारा पूरा भारत उस समय काम कर रहा था। अर्थात भारत में फारसी राज की भाषा थी, मुगलों की प्रशासनिक संस्थाएं आदर्श संस्थाएं थीं, मुगलों की राजस्व व्यवस्थाएं भारत की आदर्श व्यवस्थाएं थीं और शासक ही सब कुछ था, और दिल्ली हमारे इस भारत की राजधानी थी। यानी कि दिल्ली से 1707 में पूरा भारत संचालित किया जाता था और 1707 तक यानी अंतिम शासक औरंगजेब ने कर्नाटका तक अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। केवल केरल और तमिलनाडु का निचला हिस्सा ही उसके साम्राज्य में शामिल नहीं था। अगर हम ईस्ट की बात करें तो बांग्लादेश भी उसके साम्राज्य का हिस्सा था, और अगर हम वेस्ट की बात करें
तो अफगानिस्तान से लेकर के कर्नाटक तक, यहाँ कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक, और यहाँ पे हमारा बांग्लादेश तक ये मुगलों का एक विशाल साम्राज्य स्थापित था। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाने पर कैसे स्थितियां बदलना प्रारंभ हो जाती हैं, इनकी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आइए अब हम ये देखते हैं कि जब ये 18वीं शताब्दी का भारत औरंगजेब की मृत्यु के बाद कैसे परिवर्तित होगा। तो अगर हम संपूर्ण 18वीं शताब्दी के पॉलिटिकल कंडीशंस को लेके चलें, यानी कि 1707 से लेकर के 1800 तक, तो जहां अभी हम देख रहे थे कि अफगानिस्तान से लेकर के वेस्ट बंगाल और यहाँ कर्नाटक, ऊपर कश्मीर तक केवल मुगल एम्पायर का प्रभाव था, अब ये देखते हैं कि इस 18वीं शताब्दी के अंत तक, यानी कि 1707 से लेकर के 1800 तक जाते जाते भारत की पॉलिटिकल कंडीशन या राजनीतिक स्थितियां कैसे परिवर्तित होती हैं, और उन्हीं चीज़ों को हमें आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ना है। तो अगर हम ये देखेंगे कि दिल्ली के आसपास मुगल्स का प्रभाव बना रहा, मुगलों का वास्तविक प्रभाव तो केवल दिल्ली के पास तक ही सिमटने लगा, लेकिन अगर हम प्रभाव यानी राजनीतिक प्रभाव की बात की जाए जो केवल नाम मात्र का था, तो मुगल अब भी 18वीं शताब्दी में भारत के सम्राट की हैसियत रखते थे। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको पेंशनर बना करके नहीं हटा दिया, तब तक वो वास्तविक रूप से यानी कि कानूनी आधार पर वो संपूर्ण भारत के शासक थे। इसके बाद 18वीं शताब्दी में जो एक बड़ा परिवर्तन हम देखेंगे वो होगा इस एरिया में। यहाँ पे एक नई पावर निकल करके आएगी जिसे हम कहते हैं मराठा। इसका मतलब मराठाओं के इतिहास को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और जो कि अपने पेशवाओं के शासन काल में मुगलों के सक्सेसर्स के रूप में सामने आएंगे। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट हमें 18वीं शताब्दी में जिनके बारे में पढ़ना होगा वो है हमारे मराठे। मराठे के बाद यहाँ पे एक साम्राज्य इमर्ज हुआ और वो था हमारा मैसूर। मैसूर ने 18वीं शताब्दी में अपने महत्व को स्थापित किया और एक पावरफुल राज्य के रूप में यहाँ पे मैसूर सामने आएगा। इसके बाद अगर हम ऊपर की तरफ चलें तो इस एरिया में एक साम्राज्य स्थापित होता है जिसको हम कहते हैं अवध। दिल्ली, लखनऊ यानी कि बरेली से लेकर के इलाहाबाद तक जो यहाँ पे एक साम्राज्य यहाँ पे खड़ा होगा वो है अवध साम्राज्य, और ये भी हम 18वीं शताब्दी के अंतर्गत ही इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसी शताब्दी में हम देखें तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिला करके यहाँ पे एक राज्य आएगा और जिसको हम बंगाल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम बंगाल के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त इसी टाइम पीरियड में यहाँ पर हैदराबाद को सेंटर बना करके निजाम, यहाँ पे निजाम ने अपना साम्राज्य खड़ा किया, और निजाम का इनडायरेक्टली प्रभाव उस समय के कर्नाटक तक यानी कि तमिलनाडु तक निजाम का प्रभाव माना जाता था। और इसलिए हम लोग इस अपने सिलेबस के अंतर्गत यानी कि 1707 से 1800 के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे निजामों के बारे में भी पढ़ेंगे। इस एरिया में अगर हम देखें तो पंजाब में 18th सेंचुरी में तो कोई बड़े परिवर्तन नहीं होते हैं, लेकिन 1799 से यहाँ में थोड़े से परिवर्तन या 98 से रणजीत सिंह के आने के साथ साथ पंजाब का इतिहास भी इसके अंत में ही जन्म लेना प्रारंभ कर देगा। इसके अतिरिक्त दिल्ली और आगरा के बीच में यहाँ पर बहुत ही छोटे शासकों के रूप में जाट जैसे स्थानीय शासकों का उद्भव होगा,
और जाट भी यहाँ पे अपने साम्राज्य को स्थापित करने के साथ साथ भारत के इतिहास को प्रभावित करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस संपूर्ण एरिया में नीचे की तरफ यहाँ पे ट्रावनकोर के बाद यहाँ तंजौर जैसी छोटी छोटी रियासतें इस एरिया में काम कर रही थी। लेकिन अगर हम भारत में जिनके बारे में हमें बड़े पैमाने पे पढ़ना है वो हैं हमारे यहाँ पे लेटर मुगल्स, मराठे, बंगाल, अवध, निजाम, मैसूर। ये इतिहास हमारा इस टाइम पीरियड में बड़े पैमाने पे पूछा जाता है। तो इन्हीं हम चीज़ों को एक एक टॉपिक को यहाँ पर 18वीं शताब्दी में उठाना प्रारंभ करेंगे और इस तरीके से इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। इस कंडीशंस के अंतर्गत ही जब ये राज्य अपने जड़ें अपने अपने क्षेत्रों में स्थापित कर रहे थे और इनकी नींव मुगल साम्राज्य के विघटन पर आधारित थी। इसी समय भारत में यूरोपीय कंपनियों के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच और डच, ये तीन कंपनियां भी भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रयासरत थीं और आगे चलकर वो अपने ट्रेड को इस तरीके से आगे बढ़ाएंगी कि उस अपने लाभ के लिए धीरे धीरे वो भारत के इन के पॉलिटिकल मामलों में इंटरफेयर करना प्रारंभ कर देंगी। क्योंकि आप देख रहे थे जहां एक यूनाइटेड इंडिया 1707 तक बना रहा तब तक कंपनी ने डायरेक्टली इन मामलों में यानी भारत के पॉलिटिकल मामलों में हस्तक्षेप करने का कार्य नहीं किया। लेकिन जैसे 1707 के बाद ये डिसेंट्रलाइज इंडिया एक विघटित भारत दिखाई देता है जो 18वीं शताब्दी के अंतर्गत, तब इन लोगों ने अपने व्यक्तिगत लाभ यानी कि कंपनी के लाभ के लिए उन्होंने भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया और आगे चल कर के भारत के भविष्य को बदल दिया। यानी इसी 18वीं शताब्दी में कंपनी की वो नींव पड़ेगी जो भारत को आगे चल के पूरी तरीके से कंपनी के अधीन बना देगी। तो ये हमने सबसे पहले आपसे वो पॉलिटिकल कंडीशन डिस्कस की यहाँ पे जो इस टाइम पीरियड में चल रही थी। जितने भी ये राज्य हैं ये अधिकांशतः अवध, बंगाल, हैदराबाद ये सब उत्तराधिकार के राज्य थे और ये सभी कहीं ना कहीं मुगल परंपराओं को लेकर के ही आगे बढ़ रहे थे। यद्यपि अलग हो जाने के बाद उनका अपना क्षेत्रीय संस्कृतियों का भी विकास हुआ, लेकिन अभी भी 1707 से 1800 तक मुगल प्रभाव हमें इन छोटे छोटे राज्यों में ही पूर्णतः दिखाई देता है। अब आते हैं हम लोग इनमें से सबसे पहले अपने टॉपिक की तरफ और वो है हमारा उत्तर मुगल या लेटर मुगल्स। सबसे पहले हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है हमारा उत्तर मुगल। लेटर मुगल्स या उत्तर मुगल के अंतर्गत हम लोग 1707 से 1857 के बीच में दिल्ली में बैठने वाले मुगल शासकों के बारे में पढ़ेंगे। इन शासकों की अपनी नीतियां क्या थी, पहले के ग्रेट मुगल्स इनमें कैसे कैसे चेंजेस आते हुए चले गए, इनके अपनी पॉलिसीज का भारत पे इम्पैक्ट क्या पड़ा, इस तरीके की चीज़ों को हम इनके अंतर्गत लेकर के चलेंगे। 1707 में साउथ इंडिया में अहमदनगर में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की यहाँ डेथ हो गई और इसको ले जाकर के खुलदाबाद नामक जगह पे उसे दफना दिया गया। यानी वो 1680 में औरंगजेब साउथ इंडिया गया और 1707 में औरंगजेब की साउथ इंडिया में डेथ हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के समय तक उसके 3 बेटे, पहला बेटा मुअज्जम, आजम और कामबख्श, औरंगजेब की सत्ता के उत्तराधिकारी थे। लेकिन मुगल परंपरा के अंतर्गत उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था, क्योंकि
इस्लाम ब्रदरहुड या भाईचारे के आधार पर आधारित था और इसलिए कुरान किसी राजनीतिक संकल्पना को प्रस्तुत नहीं करती थी और इसीलिए उत्तराधिकार का प्रश्न हमेशा मुस्लिम राज्यों में एक बड़ा विषय बना रहा और इस विवाद ने कई चीज़ों को जन्म दिया। तो यहाँ भी 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है और औरंगजेब भी अपनी मृत्यु के बाद होने वाले उत्तराधिकार को रोकना चाहता था और इसीलिए औरंगजेब ने मरने से पूर्व अपनी वसीयत में इस बात का जिक्र किया था कि उसके तीनों बेटे उसके साम्राज्य को आपस में बांट लें। लेकिन औरंगजेब खुद उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाइयों की हत्या करके शासक बना था और वही इतिहास फिर उसकी मृत्यु के बाद यहाँ पे दोहराया जाना था। औरंगजेब ने लेकिन इस स्थिति से बचाने के लिए औरंगजेब ने अपनी मृत्यु से पूर्व मुअज्जम को अफगानिस्तान यानी कि काबुल में नियुक्त कर रखा था। उसने आजम को गुजरात में नियुक्त कर रखा था और कामबख्श को दक्कन में नियुक्त कर रखा था। तीनों भाइयों को अलग अलग एरिया में नियुक्त कर रखा था। लेकिन जैसे ही 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, इन भाइयों के बीच में एक उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। उत्तराधिकार के युद्ध में मुअज्जम ने 1707 में यानी कि 1707 में गुजरात में ही जगह थी जजाओ नामक जगह पर आजम की हत्या कर दी और उसने अपने आप को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इसके बाद 1709 में उसने अपने छोटे भाई कामबख्श की हत्या कर दी और इस तरीके से वो मुगल सत्ता का निर्विवाद उत्तराधिकारी बन गया। 1707 से मुअज्जम ने शासन करना प्रारंभ किया। उस समय जिस समय ये शासक बना उस समय मुअज्जम की लगभग 64 साल थी, यानी कि 64 एज की उम्र में उसने बहादुर शाह फर्स्ट की उपाधि धारण की और बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से ही मुअज्जम ने राज्य करना प्रारंभ कर दिया। मुअज्जम अपने युवराज के समय काल में औरंगजेब से विवाद हो जाने के कारण औरंगजेब ने लगभग 7 से 8 साल तक उसे जेल में बंद करके रखा था। तो पहली चीज़, इतने लंबे समय तक जेल में रहने के कारण उसका व्यक्तित्व उतने प्रभावशाली तरीके से उभर करके सामने नहीं आया। दूसरी चीज़, शासकीय गतिविधियों में समय लेने का मौका नहीं मिला। साथ ही साथ एक अधिक उम्र का होने के कारण उतनी कर्मठता और दूरदर्शिता का अभाव मुअज्जम में पूरी तरीके से दिखाई पड़ता है। मुअज्जम ने 1707 में शासक बनते ही अधिकांश नीतियां उदारवादी तरीके से करना प्रारंभ की, लेकिन वह भारत के स्थानीय स्तर पर बढ़ते हुए लोकल दबावों को महसूस नहीं कर पाया। यानी कि साउथ इंडिया में जो परिवर्तन यहाँ पे हो रहे थे वो उनको पहचानने में पूरी तरीके से असफल रहा। अब बात करते हैं हम लोग कि मुअज्जम की पॉलिसीज के बारे में। तो उत्तर मुगल का सबसे पहला शासक जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है मुअज्जम या बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह का टाइम पीरियड 1707 से लेकर के 1712 तक, ठीक, 11-12 तक। तो 1707 से लेकर के 1712 तक बहादुर शाह का शासनकाल रहा। बहादुर शाह मुअज्जम के नाम से शासक बनता है और वो मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से शासक बनता है और शासक बनते ही इसने अधिकांश लोगों के साथ मेल मिलाप की एक उदारवादी नीति प्रारंभ की। मेल मिलाप की एक उदारवादी नीति उसने यहाँ पे प्रारंभ कर दी। लेकिन ये
मेलवादी या मेल मिलाप की जो ये उदारवादी नीति है, एक ऐसे समय पे लेकर के आ रहा था जब भारत की स्थानीय शक्तियां उभरने का प्रयास कर रही थी। अर्थात इस समय से अधिक शक्तिशाली तरीके से अपनी नीतियों को लागू करना चाहिए था, लेकिन ये उन नीतियों को उस तरीके से लागू करने में पूर्णतः असफल रहा। सबसे पहली चीज, बहादुर शाह के जो नीतियां हैं उनके अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहली बहादुर शाह की राजपूत नीति। राजपूत नीति की अगर हम बात करें तो इस समय तक आते आते राजस्थान में कई क्षेत्रीय शक्ति या राजपूतों ने अपनी पावर को मजबूत करना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन आंतरिक स्वायत्तता के बाद भी वे मुगलों की परंपराओं को मान्यता देते थे और वो अपने आप में मुगलों की अधीनता को स्वीकार भी करते थे, लेकिन आंतरिक रूप से वो स्वायत्त थे। इन महत्वपूर्ण लोगों में मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने अपनी स्थानीय स्थिति को मजबूत कर रखा था। इसी तरीके से दूसरे राजा आमेर यानी कि जयपुर के जय सिंह, ये दो राजपूत शासक उस टाइम पीरियड में अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए चले जा रहे थे। अब बहादुर शाह ने शासक बनने के बाद इन दोनों ने की निष्ठा पे माने बहादुर शाह ने शासक बनने के पश्चात इन दोनों की स्थितियों पे ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। अजीत सिंह और जय सिंह दोनों मुगल एम्पायर के खिलाफ जाने का प्रयास नहीं कर रहे थे, लेकिन दोनों अपने अपने क्षेत्रों में अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए प्रयासशील थे। अजीत सिंह की नज़र गुजरात पर और जय सिंह की नज़र मालवा पर। ये दोनों ही शासक अपने अपने प्रभावों को इन क्षेत्रों में बढ़ाना चाहते थे, यानी ये गुजरात और ये अपने प्रभाव को मालवा में। इस बात को बहादुर शाह फर्स्ट ने अच्छी तरीके से समझा और उन्होंने इन्हें मालवा और गुजरात की तरफ बढ़ने से रोक दिया। अर्थात अजीत सिंह और जय सिंह के साथ उसने कठोरता की नीति अपनाई और पुरानी स्थितियों को ही लगभग बना करके छोड़ दिया। तो राजपूतों लेकिन फिर भी अजीत सिंह और जय सिंह मुगल साम्राज्य के वफादार बने रहे। इसका मतलब कि इस क्षेत्र में वो अपनी पूर्ववर्ती मुगलों की नीतियों को ही आगे बढ़ाता रहा, यानी उन्होंने इनकी स्थितियों को परिवर्तित नहीं होने दिया, उसी स्थिति में उन्होंने इन दोनों को बनाए रखा। इसके बाद हम देखते हैं कि राजपूत नीति के बाद जो दूसरे नंबर पे वो है हमारे बहादुर शाह की मराठा नीति। बहादुर शाह की मराठा नीति। अब थोड़ा सा मराठों के बैकग्राउंड में चलते हैं, तब आप उनकी मराठा नीति को समझ पाएंगे। 1680 1680 में शिवाजी की मृत्यु होती है और शिवाजी ने अपनी मृत्यु के समय तक मराठों को इस एरिया में स्थापित कर दिया था। मुगलों ने, यानी कि इस समय औरंगजेब शासक था, औरंगजेब ने शिवाजी को कभी भी एक शासक के रूप में स्वीकार नहीं किया और वो मराठों की वास्तविकता को कभी समझ ही नहीं पाया। और लेकिन अपनी मृत्यु तक शिवाजी मराठों को संगठित कर चुके थे और एक स्वराज्य नामक स्वप्न से जोड़ चुके थे। इस तरीके से 1680 में शिवाजी की मृत्यु होने के पश्चात 1680 से 89 तक शिवाजी का पुत्र संभाजी शासक रहा। संभाजी ने अपने शासनकाल में मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और इस तरीके से वो यहाँ पे मुगलों का विरोध करते रहे। लेकिन 1689 में औरंगजेब ने संभाजी को पराजित कर दिया
और संभाजी को पराजित करने के पश्चात वो संभाजी की पत्नी येशुबाई और संभाजी के पुत्र साहू को कैद करके अपने साथ ले गया। यानी कि संभाजी की मृत्यु के बाद येशुबाई और साहू मुगलों की कैद में आ गए। मुगलों की कैद में चले जाने के बाद शिवाजी के दूसरे बेटे राजा राम ने सत्ता संभाली और इस तरीके से मराठाओं की स्थितियों को 1800 तक राजा राम के द्वारा संचालित किया गया। औरंगजेब ने येशुबाई और साहू को हमेशा अपने पास रखा, जिससे दो चीज़ों का फ़ायदा था कि वो कभी भी साहू को छोड़ करके साहू के साथ समझौता करके मराठा समस्या का समाधान कर सकता था, और दूसरा जब तक साहू उसके कैद में है तब तक मराठों के डायरेक्टली औरंगजेब पर आक्रमण करने के खतरे भी कम थे, क्योंकि उसमें साहू को हानि पहुंचती, इसलिए मराठे डायरेक्टली वहाँ पे अटैक नहीं करते। राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई, राजा राम की विधवा ताराबाई शासिका बनती है और इस तरीके से उसने अपने मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। लेकिन अब आते हैं हम लोग इस बैकग्राउंड पे बहादुर शाह की मराठा नीति। ताराबाई 1707 में मराठाओं की सबसे प्रमुख लीडर थी और अपने पुत्र को शासक बना करके वो उसकी जगह संरक्षक के रूप में कार्य कर रही थी। बहादुर शाह फर्स्ट ने मराठा राज्य के अंतर्गत आंतरिक कलह पैदा करने के लिए कि आपसी संघर्ष में मराठे कमज़ोर पड़ जाएं, और इस तरीके से उसने एक नई कूटनीतिक चाल यहाँ पे प्रयोग की। येशुबाई और साहू, जिसको औरंगजेब ने अपनी कैद में बंद कर लिया था, और उन्होंने 1707 तक औरंगजेब ने इन दोनों को नहीं छोड़ा। बहादुर शाह फर्स्ट ने येशुबाई को तो अपनी कैद में ही रखा, लेकिन उसने साहू को छोड़ दिया, साहू को अपनी कैद से निकाल दिया, लेकिन उसने साहू को मराठाओं का राजा स्वीकार नहीं किया। यानी उसने मराठाओं का राजा इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि ताराबाई अपने पुत्र के लिए और कभी भी राजा राम को, वो अपने पुत्र के लिए कभी भी साहू को मराठा सत्ता का उत्तराधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि लंबे समय तक यानी 1700 से लेकर 1707 तक ताराबाई राज्य कर चुकी थी और वो अपने बेटे को ही शासक बनाना चाहती थी। अतः इसलिए बहादुर शाह फर्स्ट ने साहू को छोड़ दिया कि साहू और ताराबाई के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो जाए, जिससे मराठों की स्थिति कमज़ोर पड़ जाएगी और इसका फ़ायदा बहादुर शाह उठा लेगा। और इसीलिए उसने जानबूझ करके साहू को मराठों का शासक स्वीकार नहीं किया। इस तरीके से मराठा राजनीति में बहादुर शाह ने एक डिप्लोमेसी या कूटनीति का प्रयोग किया और मराठों की राजनीति को आपस में उलझा दिया। इसके बाद 3rd नंबर पे बहादुर शाह के सिख संबंध। औरंगजेब का विरोध गुरु गोविंद सिंह। औरंगजेब का विरोध गुरु गोविंद सिंह लगातार करते चले आ रहे थे और उन्होंने पंजाब और हिमाचल वाले क्षेत्र में अपनी एक मजबूत स्थिति बना रखी थी। लेकिन बहादुर शाह फर्स्ट ने गुरु गोविंद के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। और गुरु गोविंद सिंह को 400 का मनसब यानी कि प्रशासनिक पद प्रदान किया। इस तरीके से
सिखों और गुरु गोविंद सिंह के सिखों और मुगलों के बीच में संबंध कुछ समय के लिए मधुर बने। यद्यपि 1707 में ही गुरु गोविंद सिंह की महाराष्ट्र के नांदेड़ में मृत्यु हो गई, यानी कि इनकी हत्या कर दी गई नांदेड़ में। और इसके पश्चात बंदा बहादुर ने मुगलों का पुनः विरोध करना प्रारंभ कर दिया और मुगल संबंध एक बार फिर सिख और मुगल संबंध एक बार फिर पूर्व की स्थिति में पहुंच गए। इसके बाद हम देखते हैं कि मुगल और जाट संबंध। आपको पॉलिटिकल मैप में बताया था कि जाटों का एरिया भरतपुर यानी कि राजस्थान के भरतपुर, मथुरा और इन्हीं आगरा वाले क्षेत्रों की तरफ फैला हुआ था। बहादुर शाह ने जाट लीडर चूड़ामन को अपना मित्र माना और इनके साथ मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित के लिए, जिससे आगरा और दिल्ली के बीच की जो अराजकता थी उसमें कुछ अराजकता खत्म करने में बहादुर शाह को सफलता मिली। इस तरीके से बहादुर शाह ने अपने क्षेत्रीय शासकों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। इसके अलावा इन राजनीतिक कार्यों के साथ साथ उसने जागीर वितरण का कार्य बड़े पैमाने पर किया और जागीर वितरण के इस कार्य ने मुगलों की आर्थिक स्थिति पर पहले से और अधिक दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया। यानी कि बिना सोचे समझे जागीरों का जो वितरण किया गया ये मुगलों की आर्थिक स्थितियों पर दबाव बनाता चला जा रहा था। लेकिन फिर भी बहादुर शाह के समय तक मुगल सत्ता अब भी भारत में प्रभावशाली थी और मुगलों का विरोध करने की ताकत भारत की किसी भी क्षेत्रीय शक्ति के अंदर नहीं थी।